नमस्कार। आज का विषय है वाणिज्यवाद यानी मर्केंटिलिज्म। विद्यार्थियों, मध्यकालीन यूरोप के लोगों के जीवन पर धर्म का जबरदस्त प्रभाव था और इसी के चलते आर्थिक विचारधारा वहां पर स्वतंत्र रूप से विकसित न हो सकी। उस काल में उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को उचित एवं न्याय संगत माना जाता था जो धर्म के अनुकूल होती थी, क्योंकि उस समय धन की अपेक्षा धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में धीरे धीरे परिस्थितियां यूरोप में बदलने लगी। पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देश पूर्वी देशों के संपर्क में आए। भौगोलिक खोजों के कारण नए नए महाद्वीपों की खोज हुई, यूरोप का विस्तार हुआ और जिससे व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। और इसी समय यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों की स्थापना की भावना को भी बल मिलने लगा। प्रत्येक देश के विचारक इस बात से सहमत थे कि बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा तथा आंतरिक शांति की स्थापना तभी हो सकती है जबकि राज्य शक्तिशाली हो, और राज्य को सशक्त तभी बनाया जा सकता था जिसके पास अत्यधिक धन हो। और धन प्राप्ति के स्रोतों पर अब विचार किया जाने लगा। अब धर्म के स्थान पर धन को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। धन की दृष्टि से सोना और चांदी सबसे उपयुक्त माने जाते थे और ये माना जाता था कि जिस देश के पास जितना अधिक सोना चांदी होगा वह उतना ही धनी माना जाएगा और उतना ही वह शक्तिशाली होगा। इस कारण से मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोपीय शासकों ने अपने देश के सोने एवं रजत भंडारों को बढ़ाने और इन दोनों बहुमूल्यवान धातुओं को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए समय समय पर अनेक नियम बनाए। व्यापार वाणिज्य को इन धातुओं को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन माना गया था और अतः यूरोपीय शासकों ने व्यापार वाणिज्य और उद्योगों को नियमित करना शुरू किया और उनकी यही नीति वाणिज्यवाद कहलाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सोना चांदी प्राप्त करके अपने देश को सशक्त बनाना था। वाणिज्यवाद का जन्म कब हुआ, इस संबंध में इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों के मतों में काफी भिन्नता है। एल.एच. हेनिक के मतानुसार 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य इसका जन्म हुआ, जबकि दूसरे विद्वान अलेक्जेंडर ग्रे इसका प्रारंभ 14वीं शताब्दी के अंत या 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से मानते हैं। प्रोफेसर केनल वाणिज्यवाद के प्रारंभ को 17वीं शताब्दी से पूर्व नहीं मानते। क्योंकि वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है, इसलिए इसके उद्भव का समय निश्चित करना काफी कठिन है, क्योंकि इसके कुछ लक्षण हमें 14वीं शताब्दी से ही दिखलाई पड़ते हैं। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। बाद में 1883 से 84 के मध्य जर्मन विद्वान गुस्ताव वॉन शमॉलर ने अपने आर्टिकल तथा अपनी बुक में इस शब्द का प्रयोग किया और इसके बाद कई लेखक इस शब्द का प्रयोग करते रहे। इंग्लैंड में इसे वणिकवाद अथवा व्यापारवाद के नाम से पुकारा जाता था, फ्रांस में इसे कोलबर्टवाद के नाम से और जर्मनी में इसे केमरलिज्म के नाम से पुकारा जाता था। व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना और चांदी प्राप्त करने की यह नीति ही वाणिज्यवाद कहलाती है। यूरोपीय शासकों का विश्वास था कि केवल सोना और चांदी के सिंचित भंडार ही उनके देशों को धनी एवं सशक्त बना सकते हैं। तो प्रत्येक शासक और सरकार का यह नीति रही कि
सोने और चांदी को अपने देश में आकर्षित करें और उसे अपने देश से बाहर जाने से रोकें। और इसके लिए उन्होंने कई सारे नियम बनाए। इनमें से कुछ नियम ये थे कि जितने माल का आयात हो उसकी तुलना में निर्यात ज्यादा हो, ताकि बाह्य देश को आयात निर्यात के अंतर का भुगतान सोना चांदी के रूप में करना पड़े और इससे व्यापार का अनुकूल संतुलन बना रहे। विदेशी माल की खरीद को निरुत्साहित करने के लिए सीमा शुल्कों में वृद्धि की गई, ताकि विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएं और लोग उन्हें खरीद ना पाएं। स्वदेशी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए यूरोपीय देश प्रयत्नशील बने रहे। उपनिवेशों का उपयोग सोना और चांदी और कच्चे माल के स्रोत के रूप में और मातृ देश के तैयार माल की खपत के लिए बाजार के रूप में किया गया। उपनिवेशों के स्वयं माल बनाने और दूसरे देशों से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वाणिज्यवाद का मौलिक सिद्धांत यह था कि संपत्ति बहुमूल्य धातुओं से अर्जित होती है और चूंकि इन धातुओं की एक निश्चित राशि परिभ्रमण में रहती है, अतः प्रत्येक देश को अपने हित के लिए इनका अधिक से अधिक संग्रह करना चाहिए। और उस काल में वही देश धनी एवं शक्तिशाली माना जाता था जिसके कोष में इन धातुओं का विशाल भंडारण होता था। वाणिज्यवाद को भली भांति समझने के लिए हमें उसके कारणों को समझना पड़ेगा जो इसके वाणिज्यवाद के विकास के लिए उत्तरदायी थे। वाणिज्यवाद के उदय के कारण पहला कारण है पुनर्जागरण। यूरोप में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मनुष्य की बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति का पुनर्जन्म हुआ। यूरोपवासी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक गहन अंधकार में डूबे हुए थे। लोगों के जीवन पे चर्च और धर्म का गहरा प्रभाव था और मनुष्य को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की छूट नहीं थी। धर्मशास्त्रों में जो कुछ सच्चा झूठा लिखा हुआ था अथवा धर्म के प्रतिनिधि जो लोगों को जो कुछ बतलाते थे उसे ही पूर्ण सत्य मानना उन्हें पड़ता था और वह किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते थे। विरोध करने पर उन्हें मृत्युदंड तक की सजा दी जाती थी। लेकिन मध्यकाल के अंत तक यानी 13वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ और इसकी वजह थी पुनर्जागरण। अब मनुष्य ने अपने आप को और अपनी उपलब्धियों को पहचानना शुरू किया। वह परलोक के स्थान पर इलोक की चिंता करने लगा। धार्मिक समस्याओं के स्थान पर सांसारिक समस्याओं को उसने प्रधानता देनी शुरू की। पुनर्जागरण ने मनुष्य को अंधविश्वासों, रूढ़ियों और चर्च के बंधनों से मुक्त किया और मनुष्य को इस जीवन का पूरा लाभ, पूरा आनंद उठाने के लिए कहा। मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। क्योंकि इस इलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए मनुष्य को धन दौलत की आवश्यकता थी और इस धन दौलत को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे व्यापक प्रगति होने लगी और इसी ने वाणिज्यवाद के उदय में अपना योगदान दिया। दूसरा कारण है भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों में भूगोल के प्रति अभिरुचि का विकास हुआ और जिससे भौगोलिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल
और स्पेन ने यूरोप के अन्य देशों का मार्ग प्रशस्त किया। वास्को डी गामा ने पूर्वी द्वीप समूह के व्यापार का जलमार्ग खोल निकाला, तो दूसरी तरफ कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बाद में अनेक देश भी यूरोप के विश्व के अज्ञात क्षेत्रों की खोज में जुट गए। नए क्षेत्रों से प्राप्त धन से उन्होंने पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस आदि देश बहुत संपन्न होने लगे और धीरे धीरे भौगोलिक खोजों का काम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। तो इन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप एक तरफ तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी प्रसार हुआ और इस व्यापार वाणिज्य के विकास ने वाणिज्यवाद के विकास में अपना योगदान दिया। तीसरा कारण था जनसंख्या में वृद्धि। इस काल में यूरोप की जनसंख्या में बहुत तेज गति के साथ वृद्धि हुई और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे रोजी रोटी की समस्या भी बढ़ती गई। और क्योंकि अब रोजी रोटी की समस्या को केवल कृषि के द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता था, तो अधिक से अधिक लोग उद्योग धंधों की तरफ बढ़ने लगे। और दूसरी बात यह थी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग भी बहुत बढ़ गई थी और इस बढ़ती हुई मांग ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। तो औद्योगिक विकास ने व्यापार वाणिज्य को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। अगला कारण है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के पहले मध्य युगीन जो चर्च था उसकी मान्यता थी कि धन का लालच मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है और भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, अतः सांसारिक धन दौलत का संग्रह करना बेकार है और सूद पर रुपया देना भी पाप है। तो ये जो इस तरह की जो चर्च की मान्यताएं थी, शिक्षाएं थी, वो व्यापार वाणिज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधक हुआ करती थी। लेकिन जब 16वीं शताब्दी में चर्च की धार्मिक बातों और विचारों के विरुद्ध जबरदस्त धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो उसके फलस्वरूप विचारों में परिवर्तन आया। धर्म सुधार आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई और इसमें ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था। मितव्ययिता, समय और कठोर श्रम आदि पर जोर दिया गया था, जो कि व्यवसाय की वृद्धि और पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे भी जोर दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति और संविदा की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और इससे व्यक्तिवादी विचारधारा को समर्थन मिलने लगा। लोगों में व्यक्तिगत संपत्ति के सृजन और उसकी वृद्धि की भावना भी जोर पकड़ने लगी और इस प्रवृत्ति ने वाणिज्यवादी विचारधारा को पनपने का सुअवसर प्रदान किया। अगला कारण है राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। धर्म सुधार आंदोलन के पहले यूरोपीय राज्यों पर चर्च के प्रमुख पोप का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव हुआ करता था। राजाओं का राज्याभिषेक पोप की स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता था। पोप को राज्यों के घरेलू तथा विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। पोप अपने आदेशों द्वारा किसी भी कैथोलिक राजा को धर्म एवं समाज से बहिष्कृत कर सकता था और उस राज्य की प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का भी आदेश दे सकता था। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के पहले पोप के पास असीमित अधिकार हुआ करते थे, जिसके वजह से यूरोप के शासक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने की स्थिति में नहीं थे। 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों और निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना तथा राजाओं की शक्ति को सबल बनाने पर जोर दिया जाने लगा
और इस विचारधारा का स्पष्ट चित्रण उस समय के जो प्रसिद्ध लेखक थे मैकियावेली की रचना द प्रिंस में हमें देखने को मिलता है। तो उसने लोगों को चर्च की शक्ति ना मानकर राजा की शक्ति को मानने तथा उसे सबल बनाने का सुझाव दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि उस समय के विचारकों ने राजा की शक्ति को इतना अधिक महत्व और समर्थन क्यों दिया। तो इसका प्रमुख कारण ये था कि उस काल के सामंतों के आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमणों का भय था। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण शांति और सुरक्षा अव्यस्त हो गई थी और जनता पे भी करों का बोझ बढ़ने लगा था। व्यापार वाणिज्य चौपट हो रहा था, लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। ऐसी स्थिति में राजा की शक्ति को बढ़ाने की भावना जो थी उसको बल मिलने लगा। इस संबंध में वाणिज्यवादियों का ये मानना था कि व्यापार वाणिज्य के माध्यम से राजा के कोष में धन की वृद्धि होगी और धन के सहारे से ही राजा अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाकर आंतरिक एवं शांति व्यवस्था कायम करने में सफल हो सकता है। और चूंकि कृषि और घरेलू अर्थव्यवस्था के माध्यम से इतनी आय प्राप्त नहीं की जा सकती थी, उससे प्रशासनिक व्यय के साथ साथ एक शक्तिशाली सेना का व्यय भी उठाया जा सके, तो व्यापार विशेषकर विदेशी व्यापार पर वाणिज्यवादियों द्वारा जोर दिया जाने लगा। और विदेशी व्यापार जो कि वाणिज्यवादी विचारधारा का मूल मंत्र था। अगला कारण है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय 16वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ और पश्चिमी यूरोप में जो राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ, उसके फलस्वरूप इससे राजाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। इटली तथा जर्मनी में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना नहीं हो पाई, परंतु इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के शासकों ने राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की और राष्ट्रीय राज्यों ने अपने अपने राज्यों में शांति व्यवस्था को कायम किया और जो कि व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप उनके यहाँ वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे व्यापार वाणिज्य को और बढ़ावा मिला और प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपनी शक्ति एवं समृद्धि बढ़ाने के लिए उत्सुक था। अतः उसने अपने राज्य के व्यापारियों को विदेशों से व्यापार करने और विदेशों से सोना चांदी राज्य में आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। और अगला कारण है आर्थिक परिस्थितियां। वाणिज्यवाद के उदय में उस समय की आर्थिक परिस्थितियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मध्यकाल के पूर्वार्ध में व्यापार वाणिज्य के विकास की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया था और उस समय जो सामंत हुआ करते थे उन्होंने कृषि को ही अर्थव्यवस्था का आधार मान लिया था। उद्योग धंधे भी नाम मात्र के थे। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उस समय के उद्योग धंधों में उत्पादन होता था। संपूर्ण आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था और इससे अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा आती थी। किंतु मुद्रा के प्रचलन से ये बाधा दूर हो गई। धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र व्यापक होता चला गया। इंग्लैंड की सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम ने सिक्के में सुधार करके व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया और 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों और अमेरिका के कई क्षेत्रों में सोने और चांदी के भंडारों का पता लगने के बाद मुद्रा का प्रचलन काफी बढ़ गया। इस काल में बैंकों का भी जन्म हुआ। बैंकों ने उद्योग धंधों की उन्नति और आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नए नए देशों की खोज ने भी वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। अब प्रत्येक देश व्यापार को बढ़ाकर सोना तथा चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करने में जुट गया और इन आर्थिक परिस्थितियों ने कुशल और साहसी व्यक्तियों को व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अवसर प्रदान किए और परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य यानी कि वाणिज्यवाद को एक नई शक्ति एवं गति मिली। धन्यवाद।